Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we are going to learn about syntax. आज हम syntax को समझने की कोशिश करते हैं कि in linguistics syntax है क्या. Syntax is one of the branches of linguistics that deals with the formation and structure of the sentences. इसमें हम sentences की formation के बारे में स्टडी करते हैं कि sentence का structure बनता कैसे है. When we talk about the structure of the sentence, it means कि हम जो है sentence के word order की बात कर रहे हैं. You all know कि ये जो word order होता है ये rules governed होता है. Means ये specific rules को follow करते हैं. कोई भी structure without rule नहीं बनता. For example, अगर आप sentence लिखते हो कि I eat a mango, I eat a mango. Now you all will be saying कि this is a correct sentence. ये क्या है? correct sentence है. अगर इस जगह पे आप कहते हैं कि I mango eat then you all will be thinking या you all will be saying that this is the wrong sentence. Why? Because ये जो word order है English language का word order कौन सा है कि subject पहले आता है उसके बाद verb and then object. अब ये जो sentence है it is not following the word order of the English language. ये English language के word order को follow नहीं कर रहा तो it means कि ये ill form sentence है, ये wrong है और जो है ऐसा कोई भी sentence English में है ही नहीं. सबसे पहले subject आएगा then verb and then object. Likewise जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबके अपने अपने क्या होते हैं स्पेसिफिक वर्ड ऑर्डर्स. मींस दे हैव द रूल्स. वो उनके रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनेंगे. ओके अब जो रूल्स होते हैं बेसिकली दे आर फाइनाइट. रूल्स कितने हैं? दे आर फाइनाइट मींस दे आर लिमिटेड. सब लैंग्वेजेस में लिमिटेड जो है क्या होते हैं रूल्स होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं टू फॉर्म द सेंटेंसेस. ओके whereas उन रूल्स को हम यूज करके we form infinite number of sentences. हम कितने जो है नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं उन लिमिटेड रूल्स को यूज करके we form unlimited number of sentences. अनलिमिटेड ठीक है ना. अब लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस नहीं होते. we can form so many sentences. हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं from finite number of rules. जो फाइनाइट नंबर ऑफ रूल्स है या प्रिंसिपल्स है जो हमें बताते हैं कि हमें सेंटेंस कैसे बनाना है उनको यूज करके हम इनफिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में. अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो फाइनाइट नंबर ऑफ रूल्स है वी फॉर्म अनलिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स. इसको इस थियरी को बेसिकली कहा जाता है जनरेटिव ग्रामर. क्या कहा जाता है? जनरेटिव ग्रामर. अब जनरेटिव ग्रामर basically it was introduced by Noam Chomsky. Noam Chomsky का नाम आपने सुना होगा. उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था 1950s में जनरेटिव ग्रामर. ओके जनरेटिव ग्रामर और ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर. ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर इज द पार्ट ऑफ जनरेटिव ग्रामर. अब जनरेटिव ग्रामर है क्या? बेसिकली जनरेटिव ग्रामर टेल्स यू कि आप फाइनाइट नंबर ऑफ रूल्स को यूज करके यू कैन फॉर्म infinite number of sentences. आप बहुत सारे sentences बना सकते हैं just limited number of rules को use करके. अब generative grammar में उन्होंने ये भी बताया कि जो language है that is innate. Language is innate. innate का मतलब ये है कि जो newborn baby होता है newborn baby he is born with the capacity to acquire language. वो लैंग्वेज की मतलब वो लैंग्वेज को अक्वायर करने के लिए उसके क्या होता है उसके माइंड में एक मैकेनिज्म होता है और वो उसी से ही क्या होता है बॉर्न होता है. इट मीन्स कि वो नेचुरल है. ओके इट मीन्स कि इट इज नेचुरल टू हिम कि वो लैंग्वेज क्या करेगा फ्रॉम हिज सोसाइटी वो जो है अक्वायर करेगा. ओके अब ये इस नॉम चॉम्स्की का ये क्या था ये इट इज in response to the theory of behaviorism. जो behaviorism का कहना था, जो behaviorists थे कि वो कहते थे कि हम कंडीशन करते हैं, हम ट्रेन करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को लाइक एनिमल्स. हम उनसे रेपिटेशंस करवाते हैं, बार बार उनको रूल्स की जो है मेमोराइजेशन करवाते हैं. नॉम चॉम्स्की ने कहा कि सच कुछ भी नहीं है. जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ही इज बोर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर द लैंग्वेज फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट, फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स. वो अपने सराउंडिंग से लैंग्वेज को एक्वायर करने की कैपेसिटी से क्या होता है बोर्न होता है और उस मैकेनिज्म को जो कैपेसिटी होती है
उसको उन्होंने कहा था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इनका कॉन्सेप्ट भी किसमें आता है, जनरेटिव ग्रामर में। और जनरेटिव ग्रामर में उन्होंने ये बताया कि जो रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में वो लिमिटेड होते हैं, और उन लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स को यूज करके जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मैन है, वो जो है बहुत सारे जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इट मीन्स के ये कंडीशनिंग नहीं है, दैट इज नॉट कंडीशनिंग। ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है दैट इज इननेट, लैंग्वेज इज इननेट। अब इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं दो, हमको आज उसको स्टडी करते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक सरफेस स्ट्रक्चर एंड दूसरा जो डीप स्ट्रक्चर, एंड द थर्ड वन इज सिंटैक्टिकल या स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी। आज हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो हैं क्या। और सबसे पहले हम ट्री डायग्राम को देखते हैं। ये जो मैंने जो एक सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस की लेबलिंग की है, और सिंटैक्स में इसको हम क्या कहते हैं, ट्री डायग्राम। दिस इज ट्री डायग्राम। ओके, अब इसको हम समझते हैं कि है क्या। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स किसके साथ डील करता है, इट डील्स विद द फॉर्मेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर एंड की फॉर्मेशन के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो हम सिंटैक्स में पढ़ते हैं। ओके, अब वर्ड्स मिलके कैसे जो है फ्रेज बनता है। नाउ यू सी, आई हैव रिटन अ सेंटेंस कि अ कैट sat on the mat and I have labeled them, जो उनके ग्रामेटिकल जो कैटेगरीज हैं। जो है दैट इज अ डिटरमिनर, हैव जो है दैट इज अ नाउन, सेट जो है दैट इज अ वर्ब, ऑन जो है दैट इज अ प्रीपोजिशन, द जो है अगेन दैट इज अ डिटरमिनर, एंड मैट जो है दैट इज अ नाउन। ये सारे वर्ड्स हैं, उनको मैंने क्या किया, लेबलिंग। ठीक है, ग्रामेटिकल कैटेगरी से जो वो बिलोंग करते हैं। ओके, एंड देन व्हेन द मैट, ये मिल रहा है किसके साथ, द के साथ। ओके, इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द, तो एक क्या बना, एक फ्रेज बना जिसको हम क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज। दिस इज द नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज इज द एंड मैट, on is preposition, and noun phrase when it comes into contact with this preposition, तो हमारे पास एक दूसरा जो है वो phrase बनता है, that is जिसको क्या कहा जाता है, prepositional phrase। A prepositional phrase, now you see, prepositional phrase is divided into two parts, one is preposition and another is noun phrase। and noun phrase को हम divide करते हैं into its constituents, इनको constituents या elements आप कह सकते हैं, into two words, the one is determiner and another is noun। Okay, so and that is the prepositional phrase। Okay, and this is the set is a verb। Okay, set is verb, and ये verb when prepositional phrase comes into contact with verb, it forms verb phrase। तो ये दूसरा phrase बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, verb phrase। Okay, likewise we have cat जो कि noun है, and when it comes into contact with the determiner, तो ये क्या बनता है, ये noun phrase बनता है। Okay, noun phrase प्लस वर्ब फ्रेज, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये सेंटेंस बना रहे हैं। दिस इज हाउ अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड, और दिस इज हाउ हम सिंटैक्स में सेंटेंस की स्टडी करते हैं। हम इंशाल्लाह इस पे डिटेल में दूसरे लेक्चर में बात करेंगे, ट्री डायग्राम पे, रिकर्जन पे, कि रिकर्जन क्या होता है सिंटैक्स में, और ये जो फ्रेज या लेक्सिकल रूल्स, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, ये क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। जो आज का जो हमारा जो मेन फोकस है, दैट इज ऑन द सरफेस एंड डीप स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी। ओके, अब I want to request you to subscribe to my channel, like and share the video, try to understand surface and deep structure। ये है क्या, surface structure and deep structure। अब जो surface structure है basically that deals with a grammar, it deals with a grammar। ये जो superficial जो structure होता है sentence का, ये जो आपको नजर आ रहे हैं तो sentences I have written, इनको हम क्या कहते हैं, surface structure। इनको क्या कहा जाएगा, सरफेस स्ट्रक्चर। जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर आपको नजर आता है किसी भी सेंटेंस का, उसको आप क्या कहते हो, सरफेस स्ट्रक्चर। एंड ये क्या होता है, कंक्रीट, दिस इज कंक्रीट। व्हाई, बिकॉज यू कैन सी इट, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, तो और सुन भी सकते हैं, तो ये क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर। वेयर एज जो डीप स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, दैट डील्स विद इट्स मीनिंग, वो किसी भी सेंटेंस की मीनिंग का आपको बताता है, ठीक है। एंड दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट, यू कांट सी इट, आप इसको देख नहीं सकते, ठीक है। ये अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन है, अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन मीन्स आपके माइंड में होता है एक डीप स्ट्रक्चर, एंड जब आप उसको बोलते हैं तो वो क्या बन जाता है, सरफेस स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है सरफेस स्ट्रक्चर में जब आप उसको लिखते हैं या उसको बोलते हैं। नाउ लेट मी टेल यू,
कि आपके सरफेस स्ट्रक्चर में क्या है। सपोज करें आपके डीप स्ट्रक्चर में है कि मुझे दरवाजा बंद करवाना है, मुझे क्या करवाना है, दरवाजा बंद करवाना है, तो सिंपली आई कैन से क्लोज द डोर, किसी दूसरे बंदे को क्लोज द डोर, ओके क्लोज द डोर। एंड नाउ दिस इज द सरफेस स्ट्रक्चर, एंड मेरे माइंड में जो डीप स्ट्रक्चर है वो ये है कि डोर मस्ट बी क्लोज्ड, ओके। तो मैं कोई भी सेंटेंस यूज कर सकता हूँ, कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकता हूँ, क्लोज द डोर, या आई कैन से यू क्लोज द डोर, you close the door. Likewise, I can say, okay, will you please close the door? Will you please close the door? Now you see, these all are different. ये क्या है? Different है. In terms of their structure, structure के basis पे ये सारे क्या है? Different है. Okay, but ये क्या है? They all are related to one another. They are related in terms of their meaning. Their meaning is same. इनकी मीनिंग जो है वो क्या है, सेम है। एंड देयर मीनिंग इज कौन सी, वो डीप स्ट्रक्चर। आपके माइंड में क्या था कि तो जो है वो आपने बंद करवाना है, ठीक है, अपने छोटे भाई से या किसी दोस्त से, तो आप उनको क्या कहते हैं, क्लोज द डोर, या यू कैन से यू क्लोज द डोर, या सिंपली यू कैन से विल यू प्लीज क्लोज द डोर, या कैन यू प्लीज क्लोज द डोर, तो या वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। दिस इज हाउ मीन्स यू कैन फॉर्म सो मेनी structures, okay, so many structures आप बना सकते हैं just to convey your one meaning। एक meaning को convey करने के लिए there are so many structures, और उस meaning को हम क्या कहते हैं, deep structure। so that is underlying representation of the sentence। ये sentence की क्या underlying representation, okay, जब आप बोलते हो या लिखते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, surface structure। now you see I have written two sentences here, मैंने दो sentences लिखे हैं and their surface structure जो है वो क्या है, same है। You all will be thinking that they are same, okay, they are same in terms of their structure, structure के basis पे they are same, but अगर deep structure को देखेंगे, जो underlying meaning है, उनको अगर underlying representation उनको अगर आप देखेंगे तो they are different, they are not similar, ये similar नहीं है। For example, I have written he is easy to please, he is eager to please। now you see all the words are same, सारे words क्या हैं, same है, except these two words easy and eager। तो आप समझेंगे कि ये दोनों, इनकी मीनिंग भी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, बट देयर मीनिंग इज नॉट द सेम, मीनिंग सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। दो के स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। स्ट्रक्चर इज के ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट्स, एंड ये क्या है, प्रेडिकेट्स। ये क्या है, प्रेडिकेट्स। नाउ यू सी प्रेडिकेट्स एंड दिस इज सब्जेक्ट, और ये फॉलो कर रहे हैं किसको, वर्ड ऑर्डर को, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को, ओके। और नाउ यू सी अगर इनकी अंडरलाइन रिप्रेजेंटेशन देखें, इनका मतलब क्या है, ही इज इजी टू प्लीज, इट मीन्स के उसको मनाना, उसको खुश करना, उसको सेटिस्फाई करना आसान है। किसको, ही इज इजी टू प्लीज, इट मीन्स के इट इज इजी फॉर समवन एल्स टू प्लीज हिम, इट इज इजी फॉर समवन एल्स टू प्लीज हिम, उसको मनाना, उसको राजी करना, उसको खुश करना किसी और के लिए बिल्कुल क्या है, आसान है। इट मीन्स कि वो आसानी से क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। नाउ यू सी अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन में दिस इज एन ऑब्जेक्ट, अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन में ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि इन डीप स्ट्रक्चर जो आपके माइंड में है उसमें ये क्या है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिसपे आपके काम का इफेक्ट जाए, ओके। तो ये क्या है, इसको मनाना, इट मीन्स इसको मनाएगा कौन, कोई दूसरा बंदा, वो जो बंदा होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सो ही इज इजी टू प्लीज, बट ऑन द, इसका जो सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर है उसमें ये क्या है, सब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ सब्जेक्ट, वी ट्रीट इट एज अ सब्जेक्ट। लाइकवाइज he is eager to please, he is eager to please means he wants to please someone else। ये खुद किसी दूसरे को क्या करना चाहता है, खुश करना चाहता है, मनाना चाहता है, ओके। मीन्स ये enthusiastic है to please someone else। now you see यहाँ पे ही जो है doer of an action means agent, एजेंट है, यहाँ पे ये क्या है, एजेंट। वेयर एज यहाँ पे ही क्या है, दैट इज द पेशेंट, पेशेंट मीन्स जिसपे जो है वो ऑब्जेक्ट मीन्स इफेक्ट ऑफ द एक्शन क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, गिर रहा है, ओके। So he is the patient, और यहाँ पे he is an agent, but on the surface structure they both are similar, they both are similar। तो इनको हम क्या कहते हैं, surface structure and deep structure। It means कि जो surface structure होता है it deals with the grammar या with the arrangement of the words, ठीक है, या superficial structure जो होता है sentence का,
वेयर एज जो डीप स्ट्रक्चर होता है इट डील्स विद द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इट डील्स विद द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए यू हैव जो है मैनी जो है मैनी वेज है, सो मैनी स्ट्रक्चर्स आप फॉर्म कर सकते हैं जस्ट एक मीनिंग को कन्वे करने के लिए। लाइकवाइज वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट इन जनरेटिव ग्रामर जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी। अब एम्बिग्युइटी क्या होता है कि किसी भी एक वर्ड या फ्रेज या क्लॉज या सेंटेंस के बहुत सारी मीनिंग्स पॉसिबल हैं। एक वर्ड या एक सेंटेंस की एक मीनिंग नहीं, बट जिसकी मतलब बहुत सारी मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट निकले तो उसको हम क्या कहते हैं कि जो सेंटेंस है दैट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मींस उसका एक मतलब नहीं है, उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। अब स्ट्रक्चरल एम्बिगुइटी आई हैव रिटन टू सेंटेंसेस, इन दोनों से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब द फर्स्ट वन इज कि फ्लाइंग एरोप्लेन इज डेंजरस। Flying aeroplane is dangerous. Now you see, flying aeroplane is dangerous can have two meanings. It can have two meanings. That's why usually जो exam में कहा जाता है कि avoid ambiguity. Ambiguity को क्या करें? Avoid करें. Do not write ambiguous sentences. Ambiguous sentences ना लिखें. Means जिसका एक मतलब ना हो, बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। अगर वैसा सेंटेंस अगर आप लिखते हो तो उसको फिर क्लेरिफाई करें कॉन्टेक्स्ट बता के, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बता के। अब दिस इज नॉट विद इन द कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस नहीं है। आई हैव रिटन इट सेपरेटली, ओके, आउटसाइड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो जो सेंटेंस है दैट इज फ्लाइंग एरोप्लेन इज डेंजरस। अब इसका मतलब क्या है? इट कैन हैव टू पॉसिबल मीनिंग्स, दो इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। एक तो ये है कि फ्लाइंग एरोप्लेन इज डेंजरस, कि जहाज उड़ाना खतरनाक है। मीन्स फ्लाइंग एरोप्लेन इज डेंजरस, जहाज उड़ाना खतरनाक है। उसमें फिर ये फ्लाइंग की जो ग्रामेटिकल कैटेगरी होगी वो कौन सी बनेगी कि दिस इज द जेरेंट, दिस इज द जेरेंट। ओके, एंड एरोप्लेन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है किसका? जेरेंट का। दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंट। सो फ्लाइंग एरोप्लेन इज डेंजरस, इट मींस कि जेरेंट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और ये क्या कर रहे हैं? दिस इज द सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इट मींस कि फ्लाइंग इज डेंजरस, फ्लाइंग इज डेंजरस। उड़ाना, किसको उड़ाना? जहाज को, एरोप्लेन को उड़ाना जो है वो खतरनाक है। वेयर एज इट कैन हैव अनदर मीनिंग टू, इसकी दूसरी मीनिंग भी हो सकती है एंड वो ये है कि जो उड़ता हुआ जहाज है वो खतरनाक है। फ्लाइंग एरोप्लेन इज डेंजरस, जो उड़ता हुआ जहाज है वो खतरनाक है। एक मीनिंग क्या थी? जहाज उड़ाना क्या है? खतरनाक। और दूसरे क्या? उड़ता हुआ जहाज खतरनाक है। नाउ यू सी इट कैन हैव टू पॉसिबल मीनिंग्स, दो इंटरप्रिटेशंस इसकी हो सकती हैं। ओके, अब अगर इसको हम क्या करें, अच्छा उसमें अगर आप कहते हैं कि जो उड़ता हुआ जहाज खतरनाक है तो उसमें फिर फ्लाइंग की जो ग्रामेटिकल कैटेगरी होगी वो कौन सी बनेगी? दैट वुड बी एन एडजेक्टिव। और वो एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब कर रहा है? दैट इज डिस्क्राइबिंग एन एरोप्लेन, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इट मींस कि जो सब्जेक्ट होगा दैट वोंट बी फ्लाइंग बट इट वुड बी एरोप्लेन। एरोप्लेन इज डेंजरस। कौन सा एरोप्लेन? फ्लाइंग एरोप्लेन। जो उड़ता हुआ जहाज जो है वो खतरनाक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम में कहा जाता है कि अवॉइड एम्बिगुअस सेंटेंसेस, एम्बिगुअस सेंटेंसेस ना लिखें। तो इसको कैसे क्लेरिफाई हम कर सकते हैं? इसको रिफ्रेजिंग करके, वी कैन रिफ्रेज द सेंटेंस, इसको रिफ्रेज कर सकते हैं हम। वी कैन राइट के फ्लाइंग एन एरोप्लेन, फ्लाइंग एन एरोप्लेन इज डेंजरस, फ्लाइंग एन एरोप्लेन इज डेंजरस। तो इसका मतलब क्या होगा कि जहाज उड़ाना खतरनाक है। इधर एज अगर इसको हम दूसरे टर्म में लिखें कि उड़ता हुआ जहाज खतरनाक है, अगर उस सेंस में लिखें तो क्या लिखूंगा मैं कि फ्लाइंग एरोप्लेन इज डेंजरस, अ फ्लाइंग एरोप्लेन इज डेंजरस। नाउ these are two separate sentences, ये दो separate sentences and clear है, they are not ambiguous anymore, ये अब ambiguous नहीं है। Likewise we have another sentence regarding structural ambiguity and that is I saw a girl with a telescope, I saw a girl with a telescope। Now you see I saw a girl, मैंने, now it can have two meanings, okay, मैंने एक लड़की देखी, a girl with a telescope, अगर ये पूरा एक हो जाता है गोल saw a girl with a telescope, इसका मतलब क्या होगा? मैंने एक लड़की देखी जिसके पास क्या था? टेलीस्कोप। इट मींस I saw a girl who had a telescope, जिसके पास क्या थी? क्या था? टेलीस्कोप था। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि I saw a girl with a telescope, इट मींस कि by using a telescope I saw a girl, मैंने लड़की देखी। अब इसको भी हम रिफ्रेजिंग करके इसको भी क्या कर सकते हैं? क्लैरिफाई कर सकते हैं। वी कैन से कि आई सॉ अ गर्ल हु हैड टेलीस्कोप, मैंने एक लड़की देखी जिसके पास टेलीस्कोप था। या अब इसको मैं दूसरे सेंस में कर रहा हूँ कि आई यूज्ड बाय यूजिंग अ टेलीस्कोप आई सॉ अ गर्ल, टेलीस्कोप यूज करके बाइनोक्यूलर्स
यूज करके मैंने एक लड़की देखी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्लैरिफाई हो जाएंगे। अच्छा, ये जो एम्बिगुअस सेंटेंसेस होते हैं या जो स्ट्रक्चरल एम्बिगुइटी होती है किसी के सेंटेंस में, ये कैसे क्लैरिफाई होती है, ये कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हो जाता है कि आपका मतलब कहने का क्या था। ओके, अब जो है फॉर एग्जांपल इन उर्दू हम एक सेंटेंस लेते हैं, वो भी क्या होगा, सपोज करें रोको मत जाने दो। नाउ यू सी, रोको मत जाने दो सुपरफिशियली जो है सरफेस स्ट्रक्चर एक है, बट इट कैन हैव टू अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशंस, इट कैन हैव टू डीप स्ट्रक्चर, जो है इट कैन हैव टू डीप स्ट्रक्चर्स या टू मीनिंग्स, इसके दो मीनिंग्स इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। अब वो कैसे क्लियर हो जाएंगी, वो तो इफ जो है स्पोकन लैंग्वेज है तो उसमें इंटोनेशन, आप इंटोनेशन को कहीं पे पॉजेस लगाते हैं, कहीं पे आप इंटोनेशन पिच को हाई करते हैं, उससे भी आपकी मीनिंग जो है वो क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जांपल रोको मत जाने दो, तो इट कैन हैव टू मीनिंग्स, इसके भी दो मीनिंग्स हो सकती हैं। रोको मत जाने दो, एक तो ये है कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो मीन्स स्टॉप हिम, डोंट लीव, डोंट लेट हिम गो, स्टॉप हिम, डोंट लेट हिम गो। एंड दूसरी का मीनिंग है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब don't stop him, let him go, don't stop him, let him go। Now you see, roko, when I put comma here, अब रोको means now there is a pause, रोको, अब ये अलग हो गया, मत जाने दो, एंड ये क्या है, ये एक साथ, मत जाने दो means don't let him go, stop him, don't let him go। whereas अगर ये comma मैं put करता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे, रोको मत means now these two are together, रोको मत means don't stop him, जाने दो, लेट हिम गो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये क्लियर हो जाते हैं विद जो है कॉन्टेक्स्ट से, इंटोनेशन से। इफ इट्स स्पोकन लैंग्वेज तो उसे आपकी ये जो स्ट्रक्चरल एम्बिगुइटी होती है वो क्या हो जाती है, क्लैरिफाई हो जाती है। अगर अदरवाइज जो है आपको वो रिफ्रेश करने पड़ते हैं आपके सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस को रिफ्रेश करके भी आप वो एम्बिगुइटी को दूर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.